ये बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको इसी से रूबरू कराते हैं पुणे से। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर। हिट एंड रन केस में नाबालिग के पिता को कस्टडी में भेज दिया गया है। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी के पिता को भेजा गया है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 3 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। तो नाबालिग बेटे ने जिस तरह से ये एक्सीडेंट की वारदात को अंजाम दिया था, हिट एंड रन का ये मामला सामने आया था, और वैसे भी कानून के सम्मत यही प्रावधान है कि अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, वाहन चलाते वक्त वो कोई एक्सीडेंट कर देता है, तो फिर उसके माता पिता इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि नाबालिग अपने वाहन के साथ बाहर सड़क पर नहीं निकल सकता। 18 साल की उम्र होती है जब उसका लाइसेंस बनता है, और इसी लिहाज से पिता को, आरोपी नाबालिग के पिता को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। रईसी के नशे में और दोस्तों के सामने टशन दिखाने के लिए एक नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से 2 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद उसे महज 15 घंटे में निबंध लिखने और सोशल सर्विस की शर्त पर जमानत दे दी गई। लेकिन इस हादसे में 2 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी रातों रात दुनिया ही उजड़ गई, उनके सपने चूर चूर हो गए। वो हैं अश्विनी और अनीस का परिवार। इस रिपोर्ट में देखते हैं। उम्र के आगे गुनाह छोटा पड़ गया, अपराध के आगे कानून छोटा पड़ गया, और मौत के आगे जिंदगी छोटी पड़ गई। एक 17 साल के नाबालिग की लापरवाही ने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। 2 घरों में मातम पसर गया। पुणे के इस बिल्डर ने अगर अपने नाबालिग लाडले को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया होता, तो रईसी के नशे में चूर होकर 17 साल का नाबालिग साधारण सड़क को रेसिंग ट्रैक न समझता और 2 घरों का चिराग न बुझता। मध्य प्रदेश के दोनों घरों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। दोनों परिवारों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसकी कल्पना उन्होंने की ही नहीं थी। दोनों घरों में युवा इंजीनियर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और उनकी कामयाबी पर दोनों परिवारों को नाज था। अश्विनी का पार्थिव शरीर जबलपुर में उनके घर पहुंचा तो परिवार की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। परिवार वालों का अपनी बच्चे की मौत के बाद से बुरा हाल है। वो दुखी तो है ही, साथ ही पुलिस की कार्रवाई और नाबालिग आरोपी को मिली जमानत से गुस्से में भी है। ओवर स्पीड से गाड़ियां नाबालिग चला रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये, बाकी चीजों की चेकिंग होनी चाहिए। 21 मई को दिल पर पत्थर रखकर परिवार ने अपनी बेटी अश्विनी को अंतिम विदाई दी। साथ ही नाबालिग आरोपी की परवरिश पर भी सवाल उठाए और उसके माता पिता को भी सजा देने की मांग की। सबसे पहले तो माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए। बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हो, और इतना बड़ा हादसा दोबारा ना हो तो कानून ने भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि मतलब उसको एक वो मिलना चाहिए कि अगली बार से वो ऐसा कुछ ना करे। पुणे में हुए इस दर्दनाक हादसे में मध्य प्रदेश के उमारिया के आत्माराम अवधिया के परिवार ने भी अपने घर का चिराग खो दिया है। उनके सहारे को एक नाबालिग की सनक ने उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए। लेकिन उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने नाबालिग आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। 304 के तहत मुकदमा बनता है और उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जबकि जमानत दे दिया है और जमानत भी उसका कैंसिल होना चाहिए। वहीं अब पुलिस और प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन ने जिस पब में नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी उसे सील कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने पब का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है और देर रात तक चलने वाले पब और बार पर कार्रवाई करने के लिए मुहिम भी चलाई है।
इस पुणे कार हादसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लापरवाही की कई कहानियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस लग्जरी गाड़ी से कुचलकर अनीस और अश्विनी की मौत हुई, वो बिना रजिस्ट्रेशन के, मतलब बिना नंबर के, मार्च से समझिए 3 महीने हो गए, मार्च से सड़कों पर दौड़ रही थी। इसके अलावा इस केस में कई ऐसे भी पहलू हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि अगर लापरवाही ना हुई होती तो शायद 2 परिवारों के चिराग बुझते नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ रही थी कार। टेम्परेरी पासिंग पर बेंगलुरु से पुणे लाई गई थी कार। नहीं भरे गए थे पासिंग फीस के 1700 रुपए। वो 19 मई की रात पुणे से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसका कलेजा काम किया। इस हाई प्रोफाइल कार हादसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। अब इस मामले में परिवहन विभाग भी एक्शन में आ गया है। खबर है कि जिस लग्जरी कार से ये हादसा हुआ, उस कार को बेंगलुरु से टेम्परेरी पासिंग पर पुणे लाया गया था। पुणे में पासिंग फीस के लिए 1700 रुपए भरने थे, लेकिन मार्च महीने से ही पासिंग का पैसा न भरते हुए गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। महाराष्ट्र में ई व्हीकल के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं है, लेकिन पासिंग का पैसा नहीं भरे जाने की वजह से गाड़ी को नंबर प्लेट भी नहीं मिली थी। रजिस्ट्रेशन करके उसका नंबर लेने की जिम्मेदारी कार मालिक की थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। यानी सड़क पर हवा से बातें करती कार नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही थी। इसके अलावा पुलिस के एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने हादसे वाली रात अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब पी थी। रात 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले बार में शराब पी गई, जबकि दूसरे बार में 12:10 से लेकर 1 बजे तक शराब पी गई। इस दौरान करीब 90 मिनट में 48,000 रुपए की शराब पी गई, जिसके बाद कार को सड़क पर तूफान बना दिया गया, जिस वजह से हादसे में 2 घरों के चिराग बुझ गए। बात करते हैं ईरान की, जहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद रोज नई नई इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है। क्या सील बंद लिफाफे में मौत का राज छिपा हुआ है? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं, समझते हैं। तारीख 19 मई, समय शाम 7 बजे, जगह वज़ेकान, ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश। ये वही जगह है जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ मानी जाती है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोसाद ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी को मरवा डाला? इजराइल ईरान के बीच के तनाव को देखते हुए यह शंका बहुत सहज है और इसकी डिटेल में पड़ताल बहुत जरूरी है।
लेकिन पहले ईरान की सड़कों पर रईसी को अलविदा कहने उतरी भीड़ को देखिए। उदास चेहरे और आंखों में आंसू देखिए। हजारों लोग रईसी को श्रद्धांजलि देने उनका पार्थिव शरीर ले जाते ट्रक के पीछे पीछे जाते देखे। रईसी ईरान के सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि हाल के समय में ईरान को एक मजबूत देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने वाले नेता भी थे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजरायल ने रईसी को मरवा दिया? ईरान उन देशों में शामिल है जिसने इजरायल के अस्तित्व को हर दम चुनौती दी है। मुस्लिम देशों में ईरान नंबर 1 है, जो इजरायल के लिए परेशानी का कारण रहा है। लिहाजा रईसी की मौत की सुई स्वाभाविक रूप से इजरायल की ओर मुड़ती है। यहाँ हम शक के उन 6 कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जिसके तहत कहा जा रहा है कि रईसी की मौत में इजरायल का हाथ है। शक की वजह नंबर 1, इजरायल ईरान का दुश्मनी वाला रिश्ता। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे जमींदोज कर दिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। दूसरी ओर कारण यह भी गिनाया जा रहा है कि पिछले 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजरायल पर किए गए हमले में भी ईरान का हाथ होने की बात कही गई थी और इसी का इजरायल ने बदला लिया है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इजरायल के एक बड़े अधिकारी ने इसका खंडन किया है। शक की वजह नंबर 2, इजरायल विरोधियों को ईरान का समर्थन। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हो या यमन के हूथी विद्रोही या फिर हमास, ईरान इजरायल के खिलाफ इन सारे संगठनों को समर्थन देता रहा है। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इसीलिए रईसी को इजरायल ने मरवाया होगा, लेकिन ये महज कयास है। शक की वजह नंबर 3, अजरबैजान के करीब हादसा। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल इसलिए भी गहरा है क्योंकि हादसे वाली जगह अजरबैजान के करीब है और इत्तेफाक से अजरबैजान के इजरायल के अच्छे रिश्ते हैं। सच पूछिए तो मुस्लिम देशों में सिर्फ अजरबैजान है जिसके रिश्ते इजरायल से अच्छे रहे हैं। अजरबैजान की आर्मेनिया से दुश्मनी है और ईरान आर्मेनिया का समर्थन करता रहा है। शक की वजह नंबर 4, इजरायल का टारगेट ईरान। एक्सपर्ट का मानना है कि इजरायल ईरान में मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट पर लेने की कोशिश करता रहा है। इसका कारण ईरान का इजरायल के प्रति रवैया है, जो इजरायल के बारे में कहता है कि अरबों की जमीन पर यहूदी देश होने का क्या मतलब है। लेकिन देखने वाली बात है कि रईसी की मौत की साजिश में हाथ होने का मतलब इजरायल का सीधे ईरान के खिलाफ ऐलाने जंग करना होगा और इजरायल ऐसा नहीं चाहेगा। शक की वजह नंबर 5, 3 में से सिर्फ एक रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश। सवाल उठ रहे हैं, जब मौसम खराब था तो रईसी के काफिले में शामिल 3 हेलीकॉप्टरों में से 2 कैसे बच गए और सिर्फ रईसी वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया? कहा तो यह भी जा रहा है कि मौसम उड़ान के अनुकूल नहीं था, तो रईसी को 150 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से क्यों नहीं ले जाया गया? जाहिर है इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। शक की वजह नंबर 6, इजरायल की अप्रैल वाली एयर स्ट्राइक। अप्रैल महीने में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल की ओर से किए गए एक हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा समेत एक अफसर की मौत हो गई थी। ईरान का गुस्सा इसके बाद चरम पर था, जिसका जवाब ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दाग कर दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इजरायल ने अब तक इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है। इसीलिए शंका जताई जा रही है कि अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन के अंत के लिए इजरायल ने खुफिया एजेंसी मोसाद का इस्तेमाल किया और रईसी का काम तमाम कर दिया। लेकिन ये सारे शक सिर्फ शक ही हैं। जब तक क्रैश होने की असली वजह का पता नहीं चल जाता, इजरायल के हाथ नहीं होने के कारण भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं कहा जा सकता। इन सबके बीच रईसी के लिए ईरान में लोग ही लोग उमड़े हैं।
और वहीं सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में 229 लोग बाल बाल बच गए। 37,000 फीट की ऊंचाई पर काफी देर तक हवाई जहाज यूं हिचको ले लेता रहा। इस दौरान सभी यात्रियों की सांसें अटकी रहीं कि अब होगा क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। पूरी कहानी और खबर क्या है, आइए देखते हैं। 37,000 फीट की ऊंचाई पर मौत से सामना। 3 मिनट तक नीचे गिरता रहा प्लेन। फ्लाइट में सवार थे 229 लोग। प्लेन के भीतर ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सवार 229 लोगों के लिए 3 मिनट कितने भारी गुजरे हैं। 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते प्लेन में अचानक 229 लोगों को साक्षात मौत नजर आने लगी। एयर टर्बुलेंस में फंसने की वजह से प्लेन अचानक नीचे गिरने लगा। 37,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन लगातार 3 मिनट तक नीचे गिरता रहा। इन 3 मिनट में प्लेन में सवार सभी 229 लोगों को मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। 3 मिनट में प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर 6,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। अब कुछ ही सेकंड्स में प्लेन समंदर में गोते लगाने वाला था, तभी चमत्कार हुआ। प्लेन को कंट्रोल करने की पायलट की कोशिश रंग लाई और प्लेन 6,000 फीट की ऊंचाई पर संभल गया। हालांकि तब तक प्लेन में एक यात्री ने अपनी जान गंवा दी थी और कई यात्री घायल हो चुके थे। प्लेन में बैठा हर कोई बदहवास था। जिस वक्त प्लेन एयर टर्बुलेंस की चपेट में आया, उस वक्त वो अंडमान सागर के ऊपर उड़ रहा था और म्यांमार की तरफ बढ़ रहा था। सिंगापुर एयरलाइंस का ये प्लेन लंदन से सिंगापुर जा रहा था, जिसे बैंकॉक के सुवर्ण भूमि हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में कुल 211 यात्रियों के अलावा 18 क्रू मेंबर सवार थे। लैंडिंग के बाद घायलों को एयरपोर्ट पर फर्स्ट एड दिया गया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। टर्बुलेंस असल में एयर फ्लो में दबाव और रफ्तार में आया अचानक परिवर्तन होता है, जिससे कि विमान को धक्का लगता है। विमान चलते चलते ऊपर नीचे हिलने लगता है। टर्बुलेंस की वजह से मामूली झटकों से लेकर तेज और लंबे झटके महसूस किए जा सकते हैं और प्लेन क्रैश भी हो सकता है। विमान से जुड़ा दूसरा हादसा महाराष्ट्र में होते होते बचा, जहां घाटकोपर के आसमान में दुबई से मुंबई जा रही एमिरेट्स की फ्लाइट अचानक फ्लेमिंगो के झुंड से टकरा गई, जिसमें करीब 36 फ्लेमिंगो की मौत हो गई है। हालांकि पक्षियों के टकराने से विमान के लैंडिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। पायलट ने प्लेन को सुरक्षित लैंड करा लिया। पुलिस ने अभी तक घाटकोपर इलाके से 36 फ्लेमिंगो के शव बरामद किए हैं। इलाके में फ्लेमिंगो के और शवों की तलाश की जा रही है। वहीं मुंबई में इंडिगो एयरलाइंस की एक बड़ी चूक सामने आई। इंडिगो की मुंबई से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट में कुल सीट से एक टिकट ज्यादा बुक हो गया। इंडिगो को इस गलती का पता तब चला जब प्लेन मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए रनवे पर आ चुका था। तब एक यात्री प्लेन के भीतर एक कोने में खड़ा था। उसके पास टिकट था, लेकिन उसे बैठने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। इस पर केबिन क्रू ने जांच की तो उसे पता चला कि एयरलाइंस ने प्लेन में यात्रियों की क्षमता से ज्यादा बुकिंग कर दी है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट को वापस टर्मिनल पर लाया गया और उस यात्री को उतारा गया। 3 एयरलाइंस की फ्लाइटों में घटी इन घटनाओं से एक बार फिर फ्लाइट की उड़ान में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ऑनलाइन गेम में पहले दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद शादी। तेलंगाना की एक लड़की को पीलीभीत के युवक से प्यार हुआ। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की के घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। वहीं अब जांच पड़ताल के बाद तेलंगाना की पुलिस पीलीभीत पहुंच गई है। पाकिस्तान की सीमा हैदर पिछले 1 साल से भारत में रह रही हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह पबजी गेम ही है, जिससे वो सचिन मीणा के संपर्क में आई। दोनों के बीच प्यार हुआ और सीमा ने दूसरी शादी भी कर ली। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हालांकि इसमें भारत और पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें लड़का पीलीभीत का रहने वाला है और लड़की तेलंगाना की। पबजी गेम के दीवानों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ भी पबजी गेम खेलते खेलते लड़का और लड़की एक दूसरे के दोस्त बने। फिर दोनों में प्यार हो गया। इतना ही नहीं, दोनों ने शादी का भी मन बना लिया। लड़की लड़के के पीलीभीत वाले घर पर पहुँच गयी। युवक कोतवाली पूरनपुर के कपूरपुर गांव का रहने वाला है। घर वालों को बिना बताए लड़की तेलंगाना से युवक के पास आ गई। दोनों ने इलाहाबाद में कोर्ट मैरिज भी कर ली। मंगलवार को तेलंगाना पुलिस युवती की तलाश करती हुई पूरनपुर पहुंची।
तब उसे पूरा माजरा समझ में आ गया। युवक और युवती दोनों को कोतवाली लाया गया। तेलंगाना पुलिस ने उसे वापस तेलंगाना चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तेलंगाना पुलिस ने लड़की की उसके घर वालों से भी बात कराई। उन्होंने भी उसे समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। पुलिस के मुताबिक 21 साल की लड़की को ऑनलाइन गेम की आदत थी। उसकी पहचान कपूरपुर निवासी राम नरेश के साथ हुई। पिछले महीने की 16 तारीख को युवती तेलंगाना से रवाना हुई। दिल्ली होते हुए वो 19 अप्रैल के दिन पीलीभीत के रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां राम नरेश पहले से ही मौजूद था। इसके बाद दोनों ने इलाहाबाद में कोर्ट मैरिज भी कर ली। लड़की के मुताबिक वो बालिग है और अपने फैसले लेने में सक्षम है। लड़की के बयान दर्ज करने के बाद तेलंगाना पुलिस भी वापस लौट गई है। पीलीभीत से न्यूज़ 18 के लिए सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।